मेरे प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज के इस एपिसोड में मैं तुम्हें शाराकाश उत्तरार्ध का दूसरा सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसी दूसरे सर्ग का वहाँ तक बताया था कि जब समर अपनी पत्नी से बातें करता है, बहुत सारे प्रश्न समर प्रभा से पूछता है, सभी प्रश्नों का उत्तर प्रभा देती है। उसके उत्तर को सुन करके उसके उत्तर को सुन करके समर के मन में दुख होता है कि उसने आज तक जो भी किया वह प्रभा को दुख देने वाला काम किया। वही नहीं, प्रभा के साथ में उसके घर परिवार वालों ने बहुत सारे यातनाएं दी, उस पर कलंक लगाए, अत्याचार किए और वह सहती रही, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। आज इस बात पर समर अफसोस जाहिर करता है। जब उसने सारे प्रश्न प्रभा से किए और अपने उत्तर को पाया, तो प्रभा कहती है कि अच्छा, तुमने इतने तो सवाल किए, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तब वो कहता है, नहीं प्रभा, नहीं, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। समझ लो कि मैं पागल था, उन दिनों मेरा दिमाग ठीक न था। प्रभा का आपसे तुम पर आना प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा। ध्यान देना, यहाँ प्रभा पहले समर को आप कहती थी, लेकिन आज इस समय प्रभा ने समर को तुम शब्द का प्रयोग की और तुम शब्द से संबोधित करने पर समर को यह एहसास हुआ कि प्रभा उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दी। प्रभा में अपनापन है, इसलिए वह तुम शब्द का प्रयोग की, जो उसे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह उसने प्रभा से कहा, प्रभा, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो। वह सिर्फ उसकी गलती थी, अगर उसकी मजबूरी समझ सकती हो तो उसे माफ़ कर दो। यह समर कहता है प्रभा से। समर कहता है, हमारे घर की हालत तुम ही देख रही हो, तुम खुद समझदार हो, इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे रहें यह निश्चय भी हमें ही करना होगा। मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, क्योंकि आज प्रभा वह प्रभा नहीं है। वास्तव में प्रभा उसकी पत्नी के रूप में वह उसे देख रहा है। इससे मैं क्या बताऊँ, तुम जैसे तुम कहोगे मुझे मंजूर हो। बताओ, आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया? मेरी बाह पर सिर रखे छत की ओर देखती वह बोली। मेरी बाह पर सिर रखे छत की ओर देखती। अभी ध्यान देना, इसके पहले समर उसकी गोद में अपने सिर को रखा था, जो सहला रही थी, वह उसे अच्छा लग रहा था। अब इस समय उसकी बाहों पर सिर रखे छत की तरफ देखती हुई प्रभा बहुत ही अच्छी लग रही थी और उसने बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें और फिर खूब सोच समझ करके एक नतीजे पर पहुँचे। कहने को तो मैं कह तो गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा, तुमसे विरोध में कही गई बात सुनी जाएगी। माने उसके मन में आ रहा है कि यदि समर अपने घर के लोगों का विरोध करता है और उनसे कुछ कहता है, तो क्या घर वाले उसके बात को समझेंगे? क्या घर वाले उसके विरोध को कुछ पकड़ेंगे, उसकी बात को सुनेंगे? जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा। घर की सारी परिस्थितियाँ तुम्हें इस लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बातें की जाए। आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो?
तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी। प्रभा का स्वर तेज हो गया। कहती है फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी। प्रभा का स्वर तेज हुआ। तुम भी अपने घर वालों की ही भाषा बोलोगे। बताओ इसमें पढ़ने लिखने को कहाँ से ले आए? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो मैं क्या करूँ? जो कुछ पहला पढ़ा लिखा था सब कुछ तो भुला दिया। किसी को घर में आज तक मैंने पढ़ने लिखने का घमंड तो नहीं दिखाया। स्वर में नाराज़गी थी और गले में गिलापन। उसने कहा, समर से कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? पिताजी ने माताजी ने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ी। मैंने तो कभी तुम्हारे घर में अपने पढ़ने लिखने का कभी गर्व नहीं दिखाया, घमंड नहीं किया। किसी से मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझे अपनी गलती महसूस हुई। इस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिए इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े कि जब अपने को रोक नहीं पाती, दुलार से उसका मुंह अपनी ओर मोड़ करके कहा, तो बाबा यह सब मैं कहाँ कह रहा हूँ? लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने को उधार खाए बैठी हो। मुंह से बात निकली नहीं कि काटने दौड़ी। मैंने समर कहता है कि लग रहा है इतने दिनों से तुमने जो बात नहीं किया, आज सब उधार बातें, आज तुम सब मुझसे पूछ करके ताने मार करके उसको पूरा करना चाहती हो। पुरानी शराब की तरह तेज हो गई हो। उसे खुश करने के लिए आगे जोड़ा। आदमी जरा पी ले तो चस्का ही न छूटे और जिंदगी भर नशे में पड़ा रहे। बेरुखी से प्रभा ने कहा, इन शब्दों का अर्थ मैं जानती हूँ। फिर शायद लगा कि स्वर में ज़्यादा कड़ाई आ गई है। लजाने का भाव दिखा करके प्रभा ने कहा, 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो। जो बात कह रहे थे वह तो चूल्हे भाड़ में चली गई। अब ये बेकार की बातें क्या करने लगे? एक्सपर्ट शब्द कानों को खट से लगा। प्रभा शिक्षित थी, ध्यान देना। एक्सपर्ट शब्द कानों को खट से लगा। अभी तक तो समर समझता था कि वही पढ़ा लिखा है, लेकिन जब एक्सपर्ट शब्द का प्रयोग प्रभा ने किया तो उसको लगा प्रभा शिक्षित है। यह बात इतनी तरह दोहराई गई थी कि इसका अर्थ ही खो गया था। इस शब्द से पहली बार उसे धक्का लगा। वह किसी गांव कस्बे के घेरे वातावरण में रहने वाली नहीं, बल्कि अच्छे शहरी परिवार की इकलौती लड़की है। मैंने समर समझता है कि वह वैसे घर की लड़की नहीं है, वह शहर की लड़की है। अच्छे घर के वातावरण में पढ़ने वाली लड़की है। अच्छे शहरी परिवार की लड़की है। किरण के पहनने ओढ़ने के ढंग, बोल चाल के तौर तरीकों को देखकर मेरे मन में आया कि काश ऐसी समझदार और सुरुचिपूर्ण पत्नी मेरी भी होती। यहाँ पे ध्यान देना, अभी जो किरण की बात हो रही है, किरण उसके दोस्त की बीवी है। वह अच्छे ढंग से पढ़ती, कपड़े पहनती है, रहती है। उसी के कपड़े को देख करके वह अपने मन में विचार करता है, काश मेरी बीबी भी ऐसे ही समझदार होती, ऐसे ही सुरुचिपूर्ण बातें करती और ऐसे ही कपड़े ढंग से पहनती। उसे ध्यान आ गया। उस सिलसिले में मैंने प्रभा को कभी याद भी नहीं किया। वह तो कभी घर का काम धाम करते रहने वाले एक नगण्य प्राणी से भी अधिक मेरे सामने आई ही नहीं। अब याद आया, मतलब दिन भर काम करती रही, दिन भर सबकी सेवा करती रही। न लोगों से उसे कोई सत्कार मिला, न प्यार मिला, न दुलार मिला। यहाँ तक कि उसे पति से भी उसको प्यार न मिला। पति भी उसे झुझला देता था। यहाँ तक कि बता चुके हैं कि उसके गाल पे थप्पड़ मारे थे, जिसका दाग भी पड़ा हुआ था। तो वह कहता है, समर कहता है, वह तो एक नगण्य प्राणी से भी अधिक मेरे सामने आई ही नहीं। अब याद आया कि सिनेमा देखना तो दूर, बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा के पोस्टर तक देखने को तरस उठी हुई होगी। कहानी उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ने की तड़फड़ाती होगी। शहर की लड़कियों के तो जाने कितने कितने सपने होते हैं, जाने कितने कितने शौक़ होते हैं। बेचारी ने न हमारे घर की दीवारों में दफना दिए। तभी ध्यान देना, उसको
समझ है। समर भी तो पढ़ा लिखा है, वह समझता है कि शहर की लड़कियां, अच्छे वातावरण में पढ़ी हुई लड़कियां किताब कापी को पढ़ना लिखना देखना चाहती हैं, सिनेमा देखना चाहती है सिनेमा के। लेकिन मेरी पत्नी प्रभा इस घर में आकर के खाली पिस गई है। सिनेमा देखने को कौन बोले, वह तो सिनेमा के पोस्टर तक को भी नहीं देख सकी। इस तरह से पश्चाताप करता है। तभी तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आ गया। कम से कम वहाँ पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण में तो शुमार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य कि यदि वह उसकी तुलना कर दे अपने मित्र से, तो कम से कम उसकी पत्नी भी तो पढ़ी लिखी है। इस तरह दोनों में समानता हो सकती है। क्या कभी हमारा घर भी वैसा हो सकेगा? मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूँगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। लेकिन आगे आगे सोचा नहीं गया। अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल गई। कहने का तात्पर्य, समर के मन में प्रभा के प्रति प्रेम की भावना जगती है और वह कहता है, जिस तरह से दिवाकर अपनी पत्नी किरण को लेकर के सिनेमा देखने जाता है और मुझे भी बुलाता है, चाय पिलाता है, काश मैं भी कभी ऐसा कर सकता। प्रभा ने मेरी सांसें सुनी तो झकझोर करके बोली, अब क्या सोचने लगे? फिर मेरे माथे पर झुक करके हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बताओ क्या कर रहे थे? एक्टर वाली बात बुरी लग गई क्या? मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके चेहरे को गौर से देखता रहा। समर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी प्रभा भी उसी की तरफ मैंने चेहरा करके झुकी हुई है और झुके हुए उसके चेहरे को गौर से देखता है तो उसे बड़ा ही आनंद आता है। आज ही उसे एहसास हो रहा है कि प्रभा को काश वह पहले ही पहचान गया होता और वह दोनों लोगों की बातों पर विश्वास न करते हुए, न मान करके यदि प्रभा के साथ में रहा होता तो उसका जीवन शायद आज उससे भी ज़्यादा कहीं बेहतर होता। जाने क्यों लगा यह जो कुछ और कह रही है वह सच्चे मन से नहीं कह रही है। सोचती होगी कि बांध दी गई तो निभाना ही पड़ेगा। निश्चय ही मन के भीतर कहीं मुझे वह अपने लायक नहीं मानती है। ध्यान देना, समर यह सोचता है कि प्रभा एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की है, अच्छे घर खानदान की लड़की है, शहर की लड़की है। उसके भी मन की इच्छाएं रही होगी कि उसका जो विवाह होगा उसे अच्छा घर परिवार मिलेगा, उसका पति उसका अच्छा साथी होगा, पति के रूप में भी और साथी के रूप में। लेकिन ऐसा उसके लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परिवार वालों ने उसे ताने मार मार करके उसे अपमानित किया। यहाँ तक कि पिताजी ने उसे चरित्रहीन कहा। माँ ने कहा कि वह सामने वालों से नज़रें लड़ाती है और समर भी तो उसे थप्पड़ मारा। इस तरह से समर अपने मन में सोचता है कि प्रभा यह सोचती होगी कि शादी तो समर से हो गई, लेकिन यह शादी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी है। उसे ज़बरदस्ती घर में ला दिया गया है। इसके जिस तरह से गाय को खूंटे पे बांध दिया जाता है और गाय खूंटे को तोड़ करके कहीं नहीं भागती, ठीक उसी प्रकार से समर यह सोचता है कि प्रभा की जो शादी हुई है, प्रभा यह समझती होगी कि वह उसे अब निभाना पड़ेगा, वह यहाँ पे ज़बरदस्ती रखी गई है। इस तरह से अपने मन में समर काफ़ी जो है सोचता है और मन के भीतर ही भीतर वह समझता है कि प्रभा उसे अपने लायक नहीं मानती। फिर प्रभा उससे अनुरोध करती बताओ न। इस बीच फिर उसने अनुरोध किया, देखो मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगी, तुम मेरी एक बात मान लेना। मुझे बहुत बकबक करने की आदत है, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता है कि क्या कहना चाहिए और मैं क्या कह रही हूँ।
बाद में अफसोस होता है इतने दिनों चुप रही हूँ, सो कुछ न कुछ बोलने की याद आती है। रमा भी कहती है कि मैं बहुत बकवास करती हूँ। रमा यहाँ पे रमा नया शब्द आया है। रमा उसकी बचपन की स्कूल की दोस्त थी, सहेली थी। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने रमा कहती थी कि वह बकवास करती है, बहुत बोलती है, तो कभी उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन अपनी ही बात से मन में बहुत उदासी घिरने लगी है। सचमुच मैं इस लड़की के लायक हूँ, लायक हूँ ही कहा। ऊपर से पूछा, कौन रमा, कौन रमा? समर उसे पूछता है कि रमा जो तुम्हें कहती है कि तुम बहुत बकबक करती हो, तो रमा कौन है? प्रभा बताती है, रमा मेरी एक क्लास फेलो है। बड़े उत्साह से सब कुछ भूल करके वह रमा के बारे में बताने लगी। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थी हम लोग। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है वह। लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी कभी शादी नहीं करेंगी, खूब पढ़ लिख करके गांव में चली जाएंगी और वहाँ स्त्रियों को पढ़ाया करेंगी। कभी सोचती थोड़ा सा सामान लेकर के सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगी, खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखा करेंगी। नए नए गांव और नए नए शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। गुंडे, बदमाशों या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजना बनाती। और भी बैठी बैठी जाने क्या क्या बातें किया करती। घर और बाहर वाले सब बहुत नाराज़ होते कि जाने ये लोग ऐसी ऐसी बातें करती रहती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते। अचानक मैंने बात काट करके पूछा, अच्छा प्रभा, तुम्हें शादी करने का अफसोस है? ध्यान देना यहाँ पे, समर तो बार बार यही सोचता है कि शायद प्रभा समर से शादी करके अपने को खुश नहीं समझती, इसलिए वह अचानक पूछ बैठता है, अच्छा प्रभा तुम ये बताओ कि तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है ना? प्रभा झटके से चौंक पड़ी, नहीं तो क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? फिर वह खिलखिला करके हंसने लगी। देखो मैं कहती थी ना, मुझे बोलने की बहुत आदत है। उसके खिलखिलाने से समर के मन में गुदगुदी आती है, वह खुश होने लगता है। वह उसकी बात को ध्यान से सुनता है। प्रभा कहती, देखो मैं कहती थी ना मुझे बोलने की बहुत आदत है, मुझे रोक दिया करो। क्या करूं, याद ही नहीं रहती। वही बात हुई ना। और वह देर तक खिलखिलाती रही। समर कहता है, मुझे उसका यूँ उन्मुक्त भाव से खिलखिलाना बहुत अच्छा लगता था और आश्चर्य होता था कि इतना सब सह चुकने के बाद कैसे यह बिना झिझक हंस सकती है। इतना सहने के बाद, इतना सहने का बाद का मतलब हुआ कि घर में जितने भी प्राणी थे उसके, सभी ने उसको ताना मारा, सभी ने उसकी बुराई की, सभी ने उसे अपमानित किया, एक समर की बहन मुन्नी को छोड़ करके। लेकिन फिर भी उतना सब कुछ सहने के बाद भी आज प्रभा हंस रही है, यह उसे आश्चर्य होता है। अचानक हंसना रोक करके उसने मेरी कनपटियों की दोनों हथेलियों के बीच दबा करके सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसे बिल्कुल भूल जाओ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख लो, मुझसे जो कुछ कहोगे मैं करती जाऊँगी। समर कहता है, मुझे दिवाकर की और बाबूजी की सारी बातें याद हो गई। पूछा, प्रभा एक बात में सलाह दो। मैंने कहा, न मुझसे सलाह मत मांगो, तुम जो कहोगे करूँगी। उसने कहा कि तुम मुझसे सलाह मत मांगो, मैं तुम्हें सलाह नहीं दे सकती। हाँ ये बात ज़रूर है कि जो तुम कहोगे उस बात को मैं मानूंगी। तो आगे देख लो। अरे सुनो तो सही, पहले बड़ी आज्ञाकारिणी बनी हो। मैंने नकली डांट से कहा, मेरा एक दोस्त दिवाकर है, वह भी मेरे पीछे रहा है, मुझे 3rd ईयर ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। दूसरी तरफ भाई साहब और बाबूजी का कहना है यह है कि मुझे कहीं न कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि घर को कुछ मदद मिल सके। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, तुम बताओ मैं क्या करूं। वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे मुझे और कुछ करने का अवसर दे रही हो। फिर बोली,
अब इसमें मैं क्या सलाह दूँ? तुमको जो ठीक लगे करो। नौकरी करनी है तो नौकरी कर लो, थर्ड ईयर ज्वाइन करना है तो थर्ड ईयर ज्वाइन करो। मुझे साफ लगा कि जो कुछ वह करना चाहती थी वह नहीं कहा। अपने मन के ऊपर भी ठीक लगने की बात होती तो मैं उससे पूछता ही क्यों? जो भी तय करूँगा उसका असर केवल मुझ तक ही तो नहीं है। अब तक तो अपने लिए, घर वालों के लिए पढ़ाई बहाना था, अब वह भी ख़त्म हो गया। जितना कुछ दिखता है उससे यह तो साफ है कि पढ़ाई अब आगे चलेगी नहीं। इतने दिन जैसे रो पीट करके काटे हैं वही बहुत है। घर वालों को अब तत्काल मदद की ज़रूरत है। अब तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। प्रभा ने जम्हाई लेते हुए बोली, तो ठीक है, कुछ कर करा लो। इतने बेमन से क्यों कर रही हो? समर कहता है, इतने बेमन से क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? और रहा काम, सो कहना सबके लिए बड़ा आसान है। ज़रा बाहर निकल करके देखोगी तो पता चलेगा कि काम कैसे मिलता है। बड़े बड़े इंटर और बीए घूमते हैं, कोई कौड़ी को भी नहीं पूछता है। बहुत कोशिश करूँगा तो 40-50 की नौकरी मिल जाएगी। सो दिन भर कलम घिसनी पड़ेगी और रात को फाइलों का गट्ठर बांध करके घर लाना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा। भाई साहब लड़ाई के ज़माने में नौकर हो गए तो समझते हैं कि अब भी वैसा ही आसान है। वह ज़माना तो रहा नहीं जब लड़ाई के मैदान में नौकरों की खोज होती थी और लोग पास होकर के चले जाते थे। अब किसी से क्या जा कर के कहें कि हम इंटर पास हैं, और वह बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए? तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या बोलूँ बताओ? प्रभा कहती, क्या बोलूँ? कहो तो किसी स्कूल में मास्टरनी की नौकरी मैं भी कर लूँ। उसके स्वर में परिहास मैंने मजाक खनक रहा था, जैसे घर की सारी स्थिति की ओर संकेत कर रही थी। एकदम बड़ा सा मुँह फाड़ करके मैं बोला, घर से और निकलवाना, यह बात अगर ज़रा सा भी अम्मा और भाभी के कान में पड़ गई तो समझ लो कि वह तूफान खड़ा कर देंगे। घड़ी पहन करके खाना बनाने वाला दिन भूल जाओगी। फिर इन परिस्थितियों और अपनी मजबूरी पर खुद ही गुस्सा आने लगा। सच प्रभा, कभी कभी तो ऐसी झुंझलाहट होती है कि यहाँ से कहीं निकल जाऊँ। तुम भी सोचती होगी कि किस तरह निकम्मे के पली बड़ी। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाकर की वाइफ रोज़ पीछे पड़ती है कि तुम्हें किसी दिन ले चलूं, लेकिन बताओ कैसे ले चलूं? अब तो मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन वही यहाँ न चली आए। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने दिवाकर को यह बात क्यों बता दिया कि प्रभा आ गई है। अगर आ गए तो हम लोग उन्हें कहाँ उठाएंगे बैठाएंगे? झट प्रभा बोल बनी, हाय सच्ची, यहाँ ले भी मत आना। क्या कहेंगी यहाँ का देख करके? उनकी खातिर करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। मुझे खुद यही चिंता है। कभी कभी तो सच बड़ा गुस्सा आता है। मन में आता है कि छोड़ू सब चक्कर, बक लेने दूँ जिसके जी में जो आए, और खूब मन लगा करके पढ़ूँ। फिर इसके बाद अच्छी से नौकरी करके खूब ठाठ से रहेंगे। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना ही तो अब आसानी से घर दिया जा सकेगा। मैं स्वप्नाविष्ट की तरह मैंने सपने की तरह कहता रहा, किस की चिंता करे? सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, पर फिर आत्मा नहीं मानती। माँ बाप के लिए भी तो अपना कुछ फर्ज है। मैं सोचता रहा। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा अपने हाथ पाँव मिहिला करके जमुआइयाँ लेकर के व्यस्त रही थी। अब जाना है, उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज़्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता है। मैं उसकी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि उसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज़्यादा अच्छी तरह से अदा नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का क्या मतलब है? यह सोचता हुआ समर अपने मन में ही इस बात को रखता है। और इस तरह से यहाँ पे तुम्हारे इस द्वितीय सर्ग का वाचन पूरा होता है। फिर मैं यहीं पे अब इसे विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।